नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसजी पाठशाला स्पीड मैथ में। जहां पर कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है ग्रेविटी चल रहा है। क्या चल रहा है? ग्रेविटी। और ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों ने काफी बेहतर ढंग से समझा है और उसके बेस्ड हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। और उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज भी अपने क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स को और प्लस में जो थ्योरेटिकल बेस आपका क्वेश्चन बनता है वो भी हम इस क्लास में लेकर के आए हुए हैं। बाकी जो आपका क्लास में जो न्यूमेरिकल्स बचेगा वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते चलेंगे। तो आप क्या करेंगे, इस क्लास में कंटिन्यू बने रहिए। और बाकी अगर आपको कुछ अगर वैसा लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, हमारा जो चैनल है उस पर प्लेलिस्ट बना हुआ है इस टॉपिक का, आप वहां पे जाइएगा, आपको सारा क्लास का वीडियो मिल जाएगा। वो चीज देखने के बाद आपको इतना कंफर्टेबल फील होगा कि आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे आपको देखने के साथ ही उनका आंसर समझ में आ जाएगा। अगर आपको वो सटीक आंसर ना भी पता हो तो लेकिन फिर भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। और वो एलिमिनेट करने का रीजन क्या रहेगा, आप कैसे कर पाएंगे, उनका करने का मेन जो होगा रीजन होगा क्योंकि आपने क्वेश्चन जितने भी होंगे उनका जो कॉन्सेप्ट है, बिहाइंड द सीन जो कॉन्सेप्ट चल रहा होता है वो अच्छे ढंग से समझ चुके रहेंगे। इस वजह से आप क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग आज देखते हैं उसी टॉपिक में अपने क्लास को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि आज हम अपने टॉपिक में नेक्स्ट जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहेगा, वो सारी चीज को हम लोग देखेंगे। आज आपका क्लास नंबर 5 है, बाकी के 4 क्लास आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहां पे जाके वॉच आउट कीजिए। ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि आपका ये क्या है, हमारा ग्रेविटी चल रहा है, उसे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। ठीक है? काफी आपको बेहतर ढंग से समझ में आने वाला है। और बाकी जो है ना, ये जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में ही पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप ये भी देख करके आपको आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक से किस किस तरह के तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, आपका आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। आप इसे पढ़िए और देखिए कि हमने जो आपको बताया है अपने क्लास में, क्या आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग एक नजर डालते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आप देख सकते हैं हमारा ये जो क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, किस में पूछा गया है, जेई में पूछा गया है। और ये कब, 2019 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है? इस टॉपिक से रिलेटेड, ग्रेविटी के टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दो गुना हो जाए। ठीक है? तो हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या लेते हैं, दो द्रव्यमान है, एक ये पहला कोई ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। क्या है? दोनों का क्या है, मास है। ठीक है? इसका भी मास है, इसका भी मास है। अब क्या कर दिया गया है, इसका अगर मास कुछ नहीं तो आगे में क्या है, 1 है, इसके भी आगे में 1 है। अगर इसका दोगुना करना है तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना? ये क्या हो जाएगा, 2 मास हो गया। और ये भी क्या हो गया, हम 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे लिख देते हैं दो गुना कर दिया गया। और यहाँ पे क्या है, ये एक गुना ही है। ठीक है? इससे हम लोग क्या कर दिए, दो गुना कर दिए। इसके बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा, पूछा जा रहा है क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है? हम लोग कैसे निकालते हैं, इनके जो है, देखिए हमारा फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग लिखते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक G m1 इंटू m2 डिवाइड बाई क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर लिखते हैं, है ना। ये दोनों का जो दो पिंड है इसके बीच का गुणनफल और इनके बीच का जो दूरी है उनके वर्ग की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती आपका क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यहाँ पे हमारा ये चीज है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि एक आपका जो मास उसे डबल कर दिया जा रहा है। ठीक है? क्या कर दिया जा रहा है, डबल कर दिया जा रहा है। तो आप देखेंगे क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, G2m1 इंटू m2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो आप कहीं ना कहीं ये देखिए क्या हो गया, आपका यहाँ पे एक गुना था, आपका ये क्या हो गया, दो गुना हो गया। क्या हो गया, ये दो गुना हो गया, है ना। यहाँ पे 2 लग गया आगे में मास, ये सारा चीज क्या हो जाएगा, दो गुना हो गया। आपका पहले ये एक गुना था, लेकिन अगर किसी में भी एक का दो गुना हो जाती है क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। ठीक है? ये चीज यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शन में होगा, गुरुत्वाकर्षण बल दो गुना हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ये क्या हो गया, आगे में 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो दो गुना हो गया। क्या हो गया, दो गुना हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर इसी में बोला जाता कि अगर कोई एक 8 गुना कर दिया जाए तो वो भी डायरेक्ट 8 गुना ही हो जाता। बोल दिया जाता 4 गुना हो जाए तो 4 गुना हो जाता। जितना गुना बोला जाए आपका क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही हो जाएगा। काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको बस केवल क्या करना है, ये चीज को आपको याद रखना है। ये क्या आपका फॉर्मूला कहाँ से आया, थ्योरी से आया है। कहाँ से आया, ये जो आपका डेफिनेशन है उसी के थ्रू आपका ये फॉर्मूला भी बनता है। तो डेफिनेशन भी आपको मालूम ही होगा और आपका फॉर्मूला भी मालूम ही होगा। इसमें केवल किसी एक मास में हम लोग को क्या करना है, डबल कर देना है, जिसके कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये दो गुना हो गया। क्या हो गया, दो गुना हो गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपने देखा कि काफी आसानी से आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु पर, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, क्या बोला जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग
क्या कहते हैं? तो हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में भी पढ़ा है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? एक तरीके से आपका भार होता है। क्या होता है? भार होता है। हम लोग भार मतलब क्या समझते हैं? कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो नीचे गिर रहा है, गिरने के लिए क्या लग रहा है? इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और ये गुरुत्वाकर्षण बल ही इस ऑब्जेक्ट का क्या बताता है? भार बताता है। क्या बताता है? इसका भार बताता है। तो भार को हम लोग क्या समझ सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है वो? एक गुरुत्वाकर्षण बल ही है, वो एक भार के रूप में काम करता है। क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण बल भार के रूप में काम करता है, ठीक है। तो ये चीज को काफी हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में बेहतर अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो आप उसे वहां से देखिएगा तो और भी आपके न्यूमेरिकल्स भी क्लियर रहेंगे, प्लस में इसके बेस्ड जो थ्योरी है वो भी आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा? आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसे हम लोग भार को वेट बोलते हैं, फोर्स भी बोलते हैं। तो आपका ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका आ गया थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका क्या है? ये सारे क्वेश्चन आपको आप क्लास में सारे करा दिए गए हैं, उसी के बेस्ड आपका जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारे अच्छे ढंग से क्लियर हो रहे होंगे और आप इसे हमारे आंसर करने से पहले ही आप लोग आंसर बता रहे होंगे, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो ये नियम है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हमारा जो पहला ही वीडियो बना था इसी के ऊपर था। किसके ऊपर था? फर्स्ट क्लास जो आपका है इसी के ऊपर बना हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसके द्वारा दिया गया था, देने के समय क्या सिचुएशन रहा था, कौन से ईस्वी में दिया गया था, ठीक है ना, उसका प्रोसेस क्या था, वो सारी चीज हम लोगों ने अपने फर्स्ट क्लास में पढ़े हैं। तो वो हमारा कौन है? किसके द्वारा दिया गया था? आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा ये नियम दिया गया था? आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर किस में है आपका? ऑप्शन नंबर बी में है। कौन है? आइजैक न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? आइजैक न्यूटन हो जाएगा। क्लियर है? अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग आंसर करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको ये सारे आंसर आपको पता चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? वीडियो को आप स्पीड में बढ़ा के देख सकते हैं, 1.5x पे देख सकते हैं या फिर 2x पे वीडियो को आप कंटिन्यू करके देखिए, और जितने भी क्वेश्चन आप स्लाइड में लाए गए हैं वो सारे क्वेश्चन को आप देखिए, ठीक है ना। वो देखने से क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या नहीं करना है? स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मालूम है तो आप इसे 2x पे चला करके देखिए, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम चलता है तो आप क्या करेंगे? आंसर भी देखिए और उसे समझने का कोशिश कीजिए। देखिए हमारा क्या है? गुरुत्वाकर्षण है ना। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान क्या है? गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है? क्या बोला गया? त्वरण का मान किसके ऊपर निर्भर करता है? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ठीक है ना। एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे? जी का, ठीक है ना। हम लोग जी का, आप जानते हैं जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 होता है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये सभी बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं? जी का वैल्यू इतना होता है। लेकिन इतना क्यों होता है इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा है ना। कौन सा फॉर्मूला देखा है? इसे प्रूव भी किया है हम लोगों ने। कैपिटल जी और ये क्या हो गया? कैपिटल एम डिवाइड बाय आपका आर स्क्वायर, है ना। ये क्या है आपका? कैपिटल जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ आपका कैपिटल जी क्या बताता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक को बताता है। ये आपका जो कैपिटल एम है ये पृथ्वी के मास को बताता है, और ये क्या बताता है? आपका डिस्टेंस को बताता है, ठीक है। ये अगर इसके ऊपर क्या कर दे, नियतांक जितना है आपका और पृथ्वी के मास के साथ अगर हम ये दूरी को क्या करें? डिवाइड कर दे तो हमारा क्या आ जाता है निकल के? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आ जाता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग जी का वैल्यू हम हमेशा ये चीज हम लोग क्या करते हैं? पुट करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये चीज निकालने के लिए, आपको जी निकालने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। आप यहां से देख सकते हैं नियतांक का, मास का और डिस्टेंस का, इसका आपको जरूरत पड़ रहा है। तो वही चीज पूछा गया कि इसमें उत्पन्न होने वाला आकर्षण बल की वजह से, है ना, इसकी वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान, ये जो आपका त्वरण है किस पर निर्भर कर रहा है? किस पर निर्भर कर रहा है? नियतांक पर निर्भर कर रहा है, मास पर निर्भर कर रहा है और दूरी पर निर्भर कर रहा है। ये तीन चीज पर आपका निर्भर कर रहा है। तो ये तीन चीज आपको यहाँ पे ढूंढना है कि कौन कौन सा निर्भर कर रहा है। यहाँ पूछा कि निर्भर नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पूछा जा रहा है निर्भर नहीं करता है, तो इसमें से आपका तीन ऑप्शन क्या होगा? जो होने वाला है और एक जो है कि नहीं होने वाला है। तो गुरुत्वाकर्षण जो है जी का स्थिरांक है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण जी का स्थिरांक है। ये क्या है? जी का स्थिरांक है। नीचे गिरने वाले वस्तु का द्रव्यमान पर तो आपको यहाँ पे कुछ द्रव्यमान दिख रहा है क्या? वस्तु का द्रव्यमान दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। किसका है? ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। वस्तु जो है उसका द्रव्यमान नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बी गलत हो जाएगा। इसमें पृथ्वी का त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या पर भी निर्भर कर रहा है और बाकी पृथ्वी का द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रहा है ना। मतलब ये तीनों पर क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है। लेकिन आपका किस पर निर्भर नहीं कर रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है गिरने वाली वस्तु के एम पर
निर्भर नहीं करता है। तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछा गया किस पर निर्भर नहीं करता है, उसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये तीनों आपका क्या है, सही है, लेकिन आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। आप ये फॉर्मूले के माध्यम से भी आप सारे ऑप्शन को क्या कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे। इसीलिए आपको ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले से इसे याद रखना पड़ेगा, और आपका एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो आप उसे भी आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सारी चीज को आप अपने ब्रेन में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है, देखिए उसे स्क्रीन पर है। क्या है आपका क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है। इसमें से जो निम्नलिखित में से आपके पास क्या है, 4 ऑप्शन है, और उसी में से बताना कि कौन सा कथन असत्य है। इसका मतलब है कि इसमें 3 क्वेश्चन जो है कि ऑप्शन जो है सही होंगे, उसमें से एक क्वेश्चन आपके गलत होंगे। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्या कौन सा क्वेश्चन गलत है और कौन सा सही है। जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है ना, जी के साथ ऊंचाई, जी का मान क्या होता है, ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है। तो अगर आप लोगों ने हमारा पिछला क्लास जो है कि देखा होगा, तो उसमें हमने क्या बताया था, ये आपका क्या है, पृथ्वी है ना, ये आपका क्या है, पृथ्वी है, और ये क्या आपका इक्वेटर है। यहाँ से आप यहाँ से क्या करेंगे, जैसे जैसे अगर ऊंचाई बढ़ते जाता है तो जी का मान क्या होता है, घटते जाता है। क्या होता है, जी का मान घटते जाता है। और यहाँ से जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी क्या होता है, जी का मान घटते जाता है। क्या होता है, जी का मान घटते जाता है। क्या होता है, जी का मान घट, जैसे ऊंचाई पे जाएंगे जी का मान घटेगा, नीचे जाएंगे तो जी का मान घटेगा। लेकिन अगर वही पोल पर अगर आप आएंगे तो क्या होगा, जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्या होगा, जी का मान बढ़ेगा, क्योंकि आप इधर से अगर रिवर्स ऊपर जाइए तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। यहां से भी अगर आप क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर से अगर नीचे की तरफ आएंगे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। बस इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि आपका जो पोल है, ये क्या है, पोल है ना, नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस पर जो जी का मान क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है। कितना होता है, सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, इस पॉइंट से आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर कि आपका ग्रेविटी का मान सबसे ज्यादा अधिक होता है। तो सबसे ज्यादा कहां अधिक होता है, ध्रुवों पर होता है। कहां पे होता है, ध्रुव पर होता है। तो ध्रुव कौन कौन सा हो गया, आपका नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया, है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आपका अब देखिए ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है। तो बिल्कुल यहाँ हम लोग जी के क्या कर रहे हैं, अगर ऊंचाई बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, हमारा जी का मान कम हो रहा है। क्या हो रहा है, जी का मान कम हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट क्या है, ये बिल्कुल सही है ना, ये आपका पहला सही है। दूसरा क्या है, जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, ये बोला जा रहा है वस्तु के द्रव्यमान पर जी का मान, द्रव्यमान पर जो है जी का मान निर्भर करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि किसी द्रव्यमान के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उस पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो जी का मान वेरी करेगा, तो ये नहीं है, जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल पृथ्वी के, इसका जो ये क्या है, इसका पृथ्वी के मास के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो किस मतलब किस माध्यम से, मतलब कितना ग्रेविटी के रूप में उसे अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो कितने की करती है, तो आप लोग जानते हैं 9.8, ये किसका है, पृथ्वी के मास के अकॉर्डिंग ये निकल के आया है ना, पृथ्वी के मास के अकॉर्डिंग। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ना कि वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसीलिए चंद्रमा का जो द्रव्यमान है उसके अकॉर्डिंग वहां का गुरुत्वाकर्षण बल कुछ और ही है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण अलग है और पृथ्वी का कुछ अलग है ना। दोनों में डिफरेंस किसके कारण आ रहा है, बस ये पृथ्वी के मास और चंद्रमा के मास के कारण। तो क्लियर है यहाँ तक, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी का मान क्या होता है, परिवर्तित होता है, बिल्कुल परिवर्तित होता है। जैसे हम लोग ऊपर गए थे तो आपका जी का मान परिवर्तित हुआ था, घट रहा था, वैसे ही हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, जी का मान परिवर्तित हो रहा है। ये नीचे की आने की, नीचे की ओर आते समय भी क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ से ये भी प्रूव्ड क्या होता है कि आपका ये जो आपका डी नंबर ऑप्शन है ये भी सही है, आपका ए नंबर ऑप्शन है ये भी सही है, प्लस में आपका सी नंबर ऑप्शन भी सही है। तो आपका यहां से पूछा गया था कौन सा औसत है, तो आप देखेंगे अगर 3 ऑप्शन आपका सही है तो आपका गलत कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी आपका गलत हो गया। तो अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन बात किया जाए औसत्य पूछा गया तो आप औसत्य वाले में आप ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाइएगा, और बाकी बात ये तीनों क्या है आपका सही स्टेटमेंट है। क्या है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है और बाकी ये वाला आपका स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करके आप एग्जाम में अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और आपका गलत भी नहीं होगा। ठीक है, ये सभी आप तभी कर पाएंगे जब आप सारे क्लास को अच्छे से देखे रहेंगे तभी। तो अगर आप क्लास नहीं देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे, वो काफी आपको हार्ड लगेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। पृथ्वी की सतह, है ना, पृथ्वी की सतह द्रव्यमान अम और त्रिज्या आर। हम लोग जानते हैं पृथ्वी के द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल अम से डिनोट कर रहे हैं, त्रिज्या जो डिस्टेंस है उसे हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं, बस उसी चीज को यहाँ पे दर्शाया गया। ठीक है,
पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के अनुपातिक होता है। किसके अनुपातिक होता है ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि G इज इक्वल टू क्या होता है, G इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल G M डिवाइड बाय क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, डिवाइड बाय ये आर स्क्वायर होता है। लेकिन हमें ये तो हमारा नियतांक है, क्या आपका नियतांक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M डिवाइड बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, M डिवाइड बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पूछा गया किसके अनुपातिक है। ये अगर ये आपका आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अगर आर स्क्वायर इधर लेते आए और ये आपका एम ऐसे हो जाएगा, तो ये किसके अनुपातिक है, आर के ही स्क्वायर के अनुपातिक है ना, ये आर के स्क्वायर के अनुपातिक है। तो हम लोग इसे डायरेक्ट बोल सकते हैं एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं, एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर बोल सकते हैं। इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली समानुपाती या अनुपातिक आप इसे बोल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्या आपका देखिए कहीं पे है एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही आपका क्या दिया गया है, एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर है। यही आपका अनुपातिक पूछा गया था, या फिर जिसे हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रहता है, लेकिन हम लोग इसे क्या लिखे, बटे में लिखे, किसमें लिखे हैं, डिवाइड में लिखे हैं। आपका क्यों डिवाइड में लिखे, क्योंकि आपका ऑप्शन भी डिवाइड में ही दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक, ये चीज आपको मालूम है, तो आप इस तरीके के भी क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफी इजी सा क्वेश्चन है, और ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग क्या कर देते हैं, कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, और आपका ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कभी कभी। तो आप देख सकते हैं किस में पूछा गया, एनटीपीसी में ही पूछा गया है, 2020 में पूछा गया। कब पूछा गया है, 20 में पूछा गया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर कितना है, 60 kg है। पृथ्वी की सतह पर क्या बोला जा रहा है, इसका द्रव्यमान कितना है, 60 kg है ना, कितना है, 60 kg है। पृथ्वी के सतह पर ये 60 kg उसका क्या है, द्रव्यमान को बता रहा है। और आप जानते हैं कि द्रव्यमान अगर यहाँ पे जितना रहेगा तो चंद्रमा पे भी उसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान उतना ही रहता है। क्या रहता है, द्रव्यमान उतना ही रहता है। तो क्या किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है, तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। चंद्रमा पे पूछा गया उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो आप लोग जानते हैं कि केवल उसका भार में बदलाव होता है। क्या होता है, भार में बदलाव होता है। अगर यहाँ पे बोला जाता है कि उसका भार कितना होगा, तो हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे 1/6 करते। क्या करते हैं, 1/6 करते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पृथ्वी पे जो भार होता है चंद्रमा पे उसका 1/6 गुना होता है। तो हम लोग 6 से भाग करते तो ये हमारा क्या आ जाता, 6 कितना आ जाता, 10 आ जाता। कितना आ जाता, 10 kg आ जाता। उसका भार क्या आ जाता, 10 kg, ठीक है, सॉरी 10 kg नहीं, 10 न्यूटन आ जाता। हम लोग इसे भार को किसे डिनोट करते हैं, न्यूटन से। कितना हो जाता आपका, 10 न्यूटन हो जाता। कितना हो जाता, 10 न्यूटन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि व्यक्ति का द्रव्यमान है ना, ये चीज को बहुत ही आपको फोकस करना पड़ेगा, द्रव्यमान को। द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है, तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान पूछा गया। द्रव्यमान ही कितना होगा, 60 kg। अगर यहाँ पे है, अर्थ पे है, तो आपका जो मून पे भी क्या हो जाएगा, आपका 60 kg ही रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ मून पे भी आपका 60 kg ही रहेगा। क्या रहेगा, 60 kg। और ये कहाँ पे है, अर्थ पे है। आपका अर्थ पे 60 kg रहेगा, तो मून पे भी क्या रहेगा, आपका 60 kg ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। बस इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कहीं पे हम लोग 60 kg ले लेते हैं, कहीं पे हम लोग 1/6 से क्यों करते हैं। वो अगर आपका भार पूछा जाए तब आप क्या करेंगे, 1/6 से गुना करेंगे। अगर आपसे भार नहीं पूछा जाए तो जो आपका केजी में दिया रहेगा बस वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। और आप लोग जानते भी कि भार हमारा क्या होता है, भार जो कि पृथ्वी अपने और आकर्षण बल जो लगा रही है वही आपका भार है। पृथ्वी 9.8 के रूप में लगा रही है आकर्षण बल अपनी तरफ, और वहां पे चंद्रमा पे 1.6 के रूप में लगा रही है, तो वेरी तो होना जायज सी बात है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 kg। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में क्या दिख रहा है आपको, 60 kg दिख रहा है। क्या दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, 60 kg। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, 60 kg हो जाएगा। क्लियर है, चलिए 60 kg पे टिक कर देते हैं। आपका 60 kg क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका 60 kg ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है, ठीक है। समझ गए होंगे। और इस मैंने भार को भी काफी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है अपने पिछले क्लास में, तो आप क्लास नंबर 3, 2 में जाकर के आप उसे वॉच आउट कर सकते हैं। आपको क्लियरिटी मिलेगा कि आखिर भार और द्रव्यमान में अंतर भी क्या होता है ना, क्या अंतर होता है भार और द्रव्यमान में। ये चीज को भी समझने में काफी कठिनाई आती है, तो वहां से आपको काफी अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, भार और द्रव्यमान क्या होता है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप कभी दोबारा भूलेंगे भी नहीं कि भार और द्रव्यमान क्या होता है। काफी बच्चे तो यही समझ नहीं पाते कि भार और द्रव्यमान आखिर होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस भी समझना क्या है, बहुत ही जरूरी है। देखिए, जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव की ओर ले जाया जाता है ना, क्या बोला जा रहा है, ये आपका क्या है, पिंड है। पिंड मतलब क्या, पृथ्वी समझिए, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, पृथ्वी है। क्या बोला, जब पिंड को भूमध्य रेखा से, आपका क्या भूमध्य रेखा, ये इक्वेटर है ना, इससे कहाँ पे लेके जाया जा रहा है,
कहाँ पे लेके जाया जा रहा है, ध्रुवों पर। ये क्या आपका साउथ पोल है, ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ पोल है ना, ये आपका साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल है। ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा, ठीक है, इसका भार क्या होगा, भार किसके ऊपर डिपेंड करता है, भार ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्या करता है, भार ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ से अगर इक्वेटर से आपका जितना भी चीज अगर ध्रुव की तरफ जाता है, पोल की तरफ, तो जी का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, जी का मान इंक्रीज होता है। और जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भार के रूप में हम लोग कंसिडर करते हैं ना। तो भार के रूप में कंसिडर करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जी का मान यहाँ पे बढ़ रहा है तो इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भार होगा ध्रुव पे आने पर वो भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, ध्रुव पर आने पर उसका भार भी क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, है ना। क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। तो उसका भार क्या होगा, घटेगा नहीं, घटेगा नहीं। आप जानते हैं कि ध्रुवों पर ही जी का मान सबसे ज्यादा अधिक होता है, तो घटने का तो सवाल ही नहीं होता है, वही रहेगा। नहीं, वही कैसे रहेगा, जब ये बढ़ रहा है तो वैसे नहीं रहेगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपका जी का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जी को हम लोग भार के रूप में ही कंसिडर करते हैं। तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दक्षिण ध्रुव पर बढ़ता है और उत्तरी ध्रुव पर घटता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आपका इधर बढ़ रहा है तो यहाँ पे घटेगा। आपका दोनों तरफ अगर ध्रुव की तरफ आप जाइएगा तो जी का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। जी का मान इंक्रीज होना मतलब किसी ऑब्जेक्ट का भार बढ़ना, है ना, किसी ऑब्जेक्ट का भार बढ़ना। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आप इसे पढ़िए और इसे भी आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है आपको सारे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करा दिए गए हैं। गुरुत्व त्वरण को किस प्रकार दर्शाया जाता है, गुरुत्व त्वरण को हम लोग किस प्रकार दर्शाते हैं। तो आप लोग जानते हैं हम लोग गुरुत्व त्वरण को कैसे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। कौन सा जी है, स्मॉल जी है। क्या है ये, स्मॉल जी है। और कैपिटल जी से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, नियतांक को। किसको करते हैं, गुरुत्वीय नियतांक या गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और ये स्मॉल जी से हम लोग किसको करते हैं, किस प्रकार का गुरुत्वीय त्वरण, इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, छोटी जी से गुरुत्वीय त्वरण। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पे ग्रीक अक्षर ई से, तो ई से हम लोग तो डिनोट नहीं कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अंग्रेजी का छोटा अक्षर जी, हाँ, तो आपका ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, इंग्लिश स्मॉल लेटर जी से। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग जी से किसको डिनोट कर रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग काफी लंबे समय से अपने क्लास में जी से डिनोट करते हुए आ रहे हैं। तो जी का वैल्यू क्या होता है आपका 9.8 होता है ना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसका वैल्यू क्या होता है, कभी कभी पूछा जाता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। ये चीज आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, आपसे ये नंबर भी पूछा जाता है कि नियतांक का वैल्यू कितना होता है। ये तो कभी कभी आपसे क्या पूछ दिया जाता है, उसका यूनिट पूछ दिया जाता है। तो ये चीज को आपको क्या रखना है, याद रखना है। आपका जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 होता है। क्लियर है यहाँ तक। ये आपका कहाँ पे हो गया, 9.8 आपका अर्थ पे हो गया, है ना, अर्थ पे हो गया, ये आपका अर्थ पे हो गया। और आपका ये जी का वैल्यू मून पे कितना हो जाएगा, 1.6 होता है। कितना होता है, मून पे 1.6 होता है। ठीक है, तो ये तीन चीज आप इस क्वेश्चन से याद रख सकते हैं। आपका ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि आकाश की ओर, है ना, आकाश की ओर क्या करते हैं हम लोग, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, क्या बोला जा रहा है, आकाश की ओर फेंका गया पत्थर वापस धरती पर क्यों आता है। तो आप लोग देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम ऊपर फेंके या फिर कहीं से भी अगर हम यहाँ से छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, धरती की तरफ ही वापस आता है। ठीक है, क्या होता है, ये वापस धरती की तरफ ही आता है। और ऐसा ये क्यों हो पाता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। क्या, किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम लोग आकर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आकर्षण बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, कोई भी चीज ऊपर फेंकने पे वो नीचे की ओर जमीन की तरफ आ जाती है। ठीक है ना, अगर आप कहीं से छोड़िएगा भी तो वो नीचे आएगा, कभी ऊपर फेंकिएगा तो वो ऊपर से नीचे आ जाएगा। किसके कारण आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो इसे जमीन की ओर खींचता है ना, क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो इसे अपने जमीन की ओर खींचता है। ठीक है, अपने हम लोगों ने क्लास में 4 क्लास में बेहतर अच्छे ढंग से इस चीज को कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, और उसके बेस्ड हम लोगों ने काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स भी क्या कंप्लीट किए हैं, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है ना, काफी इजी सा क्वेश्चन था। फेंका गया पत्थर वापस क्यों आता है, तो रीजन क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या रीजन है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल आपका रीजन है, जो कि पृथ्वी की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ जाती है ना। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपका, वह कहा जाएगा कि सॉरी कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रही है ना। हम पिंड मतलब क्या हो गया, कोई ऑब्जेक्ट ही हो गया।
कब कहेंगे कि वो मुक्त रूप से गिर रहा है ना। जैसे कि हमारे पास ये क्या ऑब्जेक्ट है, पेन है, इसे मुक्त रूप से कब कहेंगे, जब देखिए उसके ऊपर हम अगर प्रेशर लगा के डाल रहे हैं तो ये क्या मुक्त रूप से गिर रही है, नहीं गिर रही है। इसे अगर हम लोग नॉर्मल ऐसे छोड़ दें फिर भी ये नीचे की ओर गिर रही है, क्या कर रही है, फिर भी ये नीचे की ओर गिर रही है। इसके ऊपर जबकि हम इसके ऊपर फोर्स नहीं डाल रहे हैं, मुक्त रूप से गिर रही है, अपने आप गिर रही है, इसके ऊपर हमको फोर्स डालने का कोई जरूरत भी नहीं पड़ रहा है। ये क्यों गिर पा रही है नीचे, ये पृथ्वी क्या कर रही है, इसे अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसे अपनी ओर खींच रही है, क्या कर रही है, अपनी ओर इसे खींच रही है। इसके ऊपर अगर हम लोग कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे फिर भी ये ऑटोमेटिक नीचे जाएगी। रीजन क्या रहेगा इसके पीछे का, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या रहेगा रीजन, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना, क्लियर है। जब इसका द्रव्यमान अत्यधिक कम हो, मुक्त रूप से गिर रही है, तो क्या इसका द्रव्यमान क्या अत्यधिक कम रहेगा तभी गिरेगा, नहीं। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट आप लीजिए, अगर उसके ऊपर फोर्स नहीं डालेंगे फिर भी वो ऑटोमेटिक नीचे की तरफ ही गिरेगा, है ना, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इसमें ये चीज ये दर्शाता नहीं कि उसका अत्यधिक कम होगा तभी वो ऑटोमेटिक नीचे की ओर गिरेगी, तो ये तो आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। जब इसका भार दोगुना हो, क्या इसका भार दोगुना करेंगे तभी ये ऑटोमेटिक नीचे गिरेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका भार वो कितना भी हल्का हो, कितना भी हैवी हो, मुक्त रूप से गिरने के लिए अगर आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कीजिएगा तो फिर भी गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी ओर आकर्षित करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। जब इसका केवल गुरुत्व बल कार्य कर रहा हो, हाँ, तो क्या करेगा यहाँ पे, जब उस पर केवल गुरुत्व बल कार्य कर रहा होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या करेगा, गुरुत्व बल कार्य करेगा, है ना, तब वो क्या करेगा, मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरना शुरू कर देती है। क्या करती है, नीचे की ओर गिरना शुरू कर देती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। जब यह अत्यधिक ऊंचाई से गिरे, ऐसा तो नहीं है कि हम अधिक ऊंचाई से गिराएंगे तभी वो नीचे की तरफ गिरेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सरफेस से जस्ट आप अगर 1 सेंटीमीटर, अगर 10 सेंटीमीटर या फिर कहिए 1 मीटर भी आप किसी चीज को ऑब्जेक्ट ऊपर रखे तो ऑटोमेटिक नीचे ही गिरेगा, इसके लिए हाइट कोई मायने नहीं रखता है। जब अत्यधिक ऊंचाई से गिराएंगे तभी वो मुक्त रूप से गिरेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, आप भी अपने आप में ये फील कर पा रहे होंगे कि अगर आप लोगों ने ये सारे क्लास जो हम लोगों ने 4 क्लास कंप्लीट किया है उसके बाद अगर आप ये चीज को अटेंड कर रहे हैं तो आप काफी आसानी से क्वेश्चन को सारे अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे। वस्तु के मुक्त पतन के दौरान, है ना, पतन मतलब क्या हो गया, फॉल हो गया, गिरना, कोई भी चीज गिरने को हम लोग क्या बोलते हैं, पतन बोलते हैं, है ना। मुक्त रूप से पतन के दौरान क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मुक्त रूप से गिरने लगती है तो क्या होता है उस समय घटना। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा स्टेटमेंट क्या दिया गया है, उसके बेस हम लोग इसका आंसर करते हैं। दिया गया विशाल वस्तु की वेग बढ़ती है ना, क्या बोला जा रहा है, विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है, ठीक है, ये चीज को भी देखेंगे, वस्तु का वेग बढ़ता है, विशाल वस्तु का वेग घटेगा, ठीक है। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि अगर कोई विशाल वस्तु का वेग अगर आप उसे ऊपर से नीचे गिराइए तो वो धीरे धीरे घटना शुरू कर देगा, घटेगा तो बिल्कुल भी नहीं, बढ़ेगा जरूर लेकिन घटेगा नहीं। आप खुद ट्राई भी कर सकते हैं, अपने छत से कोई भी ऑब्जेक्ट को गिराइए, क्या उसका स्पीड धीरे धीरे क्या कम होता है, नहीं, ऑब्जेक्ट इसका स्पीड कम नहीं होगा, उल्टा वो बढ़ेगा ही, ठीक है। समझ गए, यहाँ तक क्लियर हो गया है। विशाल वस्तु का यहाँ बात किया जा रहा है, मतलब कुछ हैवी वस्तु, जैसे आप कोई पत्थर वगैरह ले लीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम रुई ले लिए, पंख ले लिए, सभी को नीचे गिरा रहे हैं, नहीं, यहाँ पे विशाल वस्तु का बात किया जा रहा है। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान तो कहीं पे भी नहीं बढ़ता है, जहां पे आपका द्रव्यमान अगर पृथ्वी पे यहाँ पे जितना है तो आप उसे कहीं पर भी लेके चले जाइए, कोई भी प्लानेट पे लेकर के चले जाइएगा तो उसका द्रव्यमान बिल्कुल भी नहीं बदलता है, द्रव्यमान जितना है वो हमेशा उतना ही रहता है। क्या होता है, जितना द्रव्यमान है वो हमेशा उतना ही रहेगा, बदलाव केवल किस में होता है, केवल भार में होता है, किस में होता है, केवल भार में होता है। वस्तु का द्रव्यमान घटता है, ठीक है, ये भी बोला गया वस्तु का द्रव्यमान घटता है, यहाँ बोला गया बढ़ता है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसा भी हम लोगों ने क्या बोला, हमने क्या बोला कि कहीं पर भी द्रव्यमान किसी ऑब्जेक्ट का ना ही बढ़ता है ना ही घटता है, तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो गया, गलत हो गया। आपका ये तीसरा भी गलत हो गया, वस्तु का वेग घटता है, ये तीनों स्टेटमेंट अगर आपका गलत हो जाए तो आपका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। वस्तु के मुक्त पतन के दौरान क्या होगा, भारी वस्तु जो है, विशाल वस्तु, उसका वेग क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका वेग धीरे धीरे नीचे की तरफ आते समय वेग उसका बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। तो आपका जो क्लास नंबर 5 में आपका इतना ही क्वेश्चन था, बाकी और भी इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स हैं और बाकी है, आप क्या करेंगे, इस क्लास को अच्छे से देखिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे। पूरा क्लास वॉच आउट करने के लिए आपको थैंक यू।